नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम अभी तक 11 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट थे, जिसमें आपके 11 टोटली कंप्लीट हो चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देखेंगे। आपके सिर्फ 3 प्रैक्टिस सेट बचे हैं, 13, 14 और 15, जिसके बाद हम मुख्य सेविका के लिए कंप्लीट बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको मुख्य सेविका के सिलेबस की कंप्लीट थ्योरी, जितने वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे, और ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें आपको मॉक टेस्ट करवा दिए जाएंगे। उस बैच को करने के बाद आपको कहीं से भी कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल यानी कि BHA है क्या? इन चारों में से ये क्या है? BHA सीक्वेस्ट्रेंट, पायसीकारक अभिकर्ता, एंटीऑक्सीडेंट या रंग वर्ण अभिकर्ता। तो इसमें से BHA क्या है? तो देखिए, जो आपका BHA यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, ये क्या है? ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, क्या है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए एंटीऑक्सीडेंट है जिसमें 2 आइसोमेरिक कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, चूने वाला पान खाने से इनमें से का ग्रहण अधिक होता है? किसका? कैल्शियम का, फास्फोरस का, लौह का या ऊपरी कोई नहीं। ठीक है, तो किसका होता है? ये आप सभी को पता होगा कि चूने में क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो अगर आप चूने वाला पान खा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा होगा? उससे आपको मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। ठीक है, देखिए चूने वाला पान खाने से कैल्शियम का ग्रहण होता है, सबसे अधिक होता है, और शरीर में अन्य खनिज लवणों की अपेक्षा कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक रहती है। हमारे शरीर का कुल भार का 4% भाग खनिज लवणों का होता है, जिसमें से लगभग आधा वजन यानी कि 2% भाग कैल्शियम का होता है। देखिए इसमें क्या बता रहा है आपसे कि आपके शरीर में, मतलब हमारे शरीर में लगभग 4% जो भाग है वो खनिज लवणों का होता है, लेकिन उन खनिज लवणों से में भी आधा यानी कि 4% का आधा कितना हुआ? 2%। तो 2% भाग किसका होता है? कैल्शियम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है? उबालकर, क्लार्क विधि द्वारा, कास्टिक सोडा द्वारा या कैलेगन विधि द्वारा। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने का कौन सा उपाय है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैलेगन विधि द्वारा। ठीक है, देखिए जल की जो स्थायी कठोरता है इसको कैलेगन विधि द्वारा दूर किया जाता है। कैलेगन क्या है? कैलेडियम सोडियम का एक संकर लवण है, जिसका जो रासायनिक नाम है ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है। ठीक है, ये जो आपका कैलेगन है, ठीक है, ये क्या है? जो कैलेगन है ये सोडियम का संकर लवण है और इसका रासायनिक नाम है जो वो है सोडियम हेक्सामेटासल्फेट। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा सोडियम हेक्सामेटासल्फेट का? तो ये होगा Na6। ठीक है, हेक्सा 6 मतलब हेक्सा आप लोग को पता होगा, और क्या PO होल थ्राइस और ये 6। ठीक है, ये होगा इसका किसका? देखिए जो कैलेगन है ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कैलेगन है ये सोडियम का संकर लवण है और जिसका जो रासायनिक नाम है ये होता है सोडियम हेक्सामेटासल्फेट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, देखिए क्या होता है, जो ये कठोर जल के साथ कैलेगन कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों से अभिक्रिया करके घुलनशील संकर वर्ण बनाता है, जिसमें Ca व Mg आयनों के रूप में नहीं होते हैं। इस विधि द्वारा कठोर जल को मृदु बनाने में किसी अविलेय कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण का अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। कैलेगन जल में उन अविलेय लवणों को घोल देता है जो बॉयलर के तल पर परतों के रूप में जम जाते हैं। ठीक है, अतः जो कैलेगन कठोर जल को से भाप बनाने में अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका डी, कैलेगन विधि द्वारा। इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है किससे? अतिरिक्त से निश्चित की ओर,
पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या सरल से जटिल की ओर। तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त से निश्चित की ओर। ठीक है, देखिए मानसिक बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ढंग से ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना अंतःप्रज्ञा यानी कि जो आपके इंट्यूशंस होते हैं से अलग है। अतिरिक्त से निश्चितता की ओर जाना बौद्धिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आपको पता होगा कि साइकोलॉजी में एक सिद्धांत होता है, ठीक है, कि अनिश्चित से निश्चितता की ओर जाना। जब यानी कि आपको पता ना हो, आपके दिमाग में बहुत सारे उलझन चल रही हो, उससे अगर आपको एक मतलब स्ट्रेट वो दिख जाए, कि आपको एक मतलब निश्चित पाथ दिख जाए, तो वो क्या है? वो क्या है? अतिरिक्त से निश्चितता की ओर जाना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एक रजोनिवृत्त महिला के लिए कैल्शियम की आरडीए होती है कितनी? 60 मिलीग्राम प्रतिदिन, 600 मिलीग्राम प्रतिदिन, 900 मिलीग्राम प्रतिदिन, 700 मिलीग्राम प्रतिदिन, या 800 मिलीग्राम प्रतिदिन। ये कितनी होती है? तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए, 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस दूध में ऐच्छिक स्वाद के विकास के लिए सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है वह होता है कौन सा दूध? वाष्पीकृत, शुष्क, सांद्र, या सुसंस्कृत, यानी कि मतलब सुसंस्कृत कौन सा होता है ये? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिस दूध में ऐच्छिक स्वाद के विकास के लिए सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है उसको कहते हैं आपका सांद्र दूध। ठीक है, कंसंट्रेटेड ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवजात को हीमोलाइटिक रोग के कारण होता है, इसमें से जो नवजात बच्चा होता है उसको हीमोलाइटिक रोग किसके कारण होता है? RH असंगतता के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, ABO असंगतता के कारण, या उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो नवजात बच्चे को हीमोलाइटिक रोग होता है ये होता है किसकी वजह से? RH असंगतता के कारण। ठीक है, यानी कि RH अनकम्पैटिबिलिटी के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खाली घोंसले का समय, इसमें से की अवस्था को कहते हैं, यानी कि इसमें से किस अवस्था को खाली घोंसले का समय कहते हैं? किशोरावस्था को, मध्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, या वृद्धावस्था को। ठीक है, तो किसको कहते हैं? तो देखिए, जो जीवन की मध्यावस्था होती है किसी व्यक्ति के जीवन की, उसको क्या कहते हैं? खाली घोंसले का समय कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखिए, जबड़े, दांत और होठों की विकृति के कारण होता है क्या? स्टरिंग यानी कि बड़बड़ाना, स्टैमरिंग यानी कि हकलाना, क्लटरिंग यानी कि अव्यवस्थित वाणी दोष, या लिस्पिंग यानी कि तुतलाना। तो जबड़े, दांत और होठों की विकृति के कारण क्या पैदा होता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लटरिंग, अव्यवस्थित वाणी दोष। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र है, नए सूती व माड़ लगे होने चाहिए, पुराने सूती व कोमल होने चाहिए, कृत्रिम वस्त्र होने चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको लोगों को पता होगा कि ये कौन से होने चाहिए? पुराने सूती व कोमल वस्त्र होने चाहिए। देखिए, जैसे हम लोग क्या मतलब होता है ना ये, कि जब किसी बच्चे का बर्थ होता है तो उसको कहा जाता है कि उसको नए कपड़े नहीं दो, उसको किसी मतलब जो उसकी फैमिली में जो पहले के बच्चे हैं उनके कपड़े पहनाए जाए। तो इसका लॉजिक यही होता है क्या, कि अगर उसके लिए नए कपड़े खरीद के आएंगे तो वो क्या होंगे? वो टाइट होंगे, माड़ लगा होगा, ठीक है, अलग अलग तरह की उसमें चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो पुराने रखे हुए कपड़े होंगे वो क्या होंगे? कॉटन के धुले हुए मुलायम होंगे। ठीक है, तो सिर्फ इसी लॉजिक की वजह से ये कहा जाता है कि जो नया पैदा हुआ बच्चा होता है उसको नए कपड़े के मतलब खरीद कर नहीं पहनाने चाहिए, उसको जो परिवार के और बच्चे हैं उनके कपड़े पहनाए जाते हैं। देखिए, हमारा जो हर एक रिचुअल है ना, उसके पीछे कोई ना कोई एक साइंटिफिक लॉजिक जरूर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर का सिद्धांत है, इनमें से कौन सा? मानववादी परिप्रेक्ष्य, सोशियोबायोलॉजी,
पारिस्थितिकीय प्रणाली सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इनमें से कौन सा है? तो ये जो आपका यूरी ब्रॉन फ्रेंड ब्रेडनर है, इनका जो सिद्धांत है ये है आपका पारिस्थितिकीय प्रणाली सिद्धांत, यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सिद्धांत है? ये इनका है पारिस्थितिकीय प्रणाली सिद्धांत, यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी। देखिए कोई भी जो सिद्धांत है उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नाम याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो आपकी इंग्लिश के जो टर्म होते हैं उसको आपके हिंदी में लिख देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है किससे? पावलोव से, स्किनर से, कोहलबर्ग से या थॉर्नडाइक से? तो किससे संबंधित है जो आपका पुनर्बलन का सिद्धांत है? तो पुनर्बलन का जो आपका सिद्धांत है ये संबंधित है स्किनर से, ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्किनर के अनुसार प्राणी का व्यवहार पुनर्बलन से निर्देशित होता है। पुनर्बलन क्या होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए पुनर्बलन से तात्पर्य किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप ऐसे सुखकारी उद्दीपन की उपस्थिति है जिसके कारण व्यवहार के दोहराए जाने की प्राथमिकता बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विशेष विवाह अधिनियम सन में बनाया गया था। आपसे पूछा विशेष विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? 1947 में, 1950 में, 1954 में या 1964 में? कब बनाया गया था? तो जो विशेष विवाह अधिनियम है ये आपका बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। ठीक है, याद रखिएगा। कैसे नोट्स बनाने आपको? आपको सिर्फ इसमें इतना सा लिखना है, विशेष विवाह अधिनियम डैश करके उसके आगे लिख लीजिए 1954। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है कौन सा? अज्ञानता, निर्धनता, सामाजिक मान्यताएं या इनमें से सभी? क्या पूछ रहा है? व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक। तो देखिए कहीं ना कहीं पर जो आपकी अज्ञानता तो भाई है ही है, ठीक है, इलिटरेसी, तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति में बाधा है ये इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। निर्धनता, अगर उसको किसी चीज की जरूरत है किसी व्यक्ति को और उसके पास उसके लिए धन ही नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी बाधा है। और देखिए जो सामाजिक मान्यताएं हैं ये भी व्यक्ति की जो आवश्यकता पूर्ति है उसमें कहीं ना कहीं बाधा बनती है। रुकावट जो होता है, रूढ़िवादी समाज जो है, रोक टोक, इस तरह की जो चीजें हैं ये भी व्यक्ति की जो आवश्यकता पूर्ति है इसमें एक ना एक तरह की बाधा बनती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें तीनों ही आपके ऑप्शन सही है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ था कब? 1976 में, 1977 में, 1980 में या 1984 में? कब प्रारंभ हुआ था आपका परिवार कल्याण कार्यक्रम है ये आपका स्टार्ट हुआ था 1977 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए ये जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है ये आपका एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रावधान है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये परिवार को सीमित कर अच्छे रहन सहन की प्रेरणा प्रदान करना है। ठीक है, देखिए आज बहुत बार क्या होता है, बहुत बार आपसे किसी जो कार्यक्रम है, कोई जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे आपकी कोई योजना या कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसका आपसे सन या ईयर नहीं पूछते हैं, सन या डेट नहीं पूछते हैं, उसके आपसे क्या पूछ रहे थे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, इसको चलाया क्यों गया था। ठीक है, तो जो बड़े कार्यक्रम है, जो आपकी अम्ब्रेला स्कीम्स हैं, तो उनका क्या करिएगा, उद्देश्य याद रखिएगा। तो इसका जो आपका परिवार कल्याण कार्यक्रम है इसका उद्देश्य था परिवार को सीमित कर अच्छे रहन सहन की प्रेरणा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है कौन सा? खाली घोंसला, प्रसन्न घर, अमीर घर या पूर्ण घोंसला? ठीक है, देखिए जीवन चक्र की, पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अंतिम अवस्था, आपने अगर हिंदी मूवीज देखी हो तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है हैप्पी एंडिंग वाला। ठीक है, तो कोई चीज हैप्पी एंडिंग किसी चीज की कब हो पाएगी? जब वो चीज क्या होगी, पूर्ण होगी। ठीक है, जब कोई चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका आंसर एक कॉमन सेंस पे आपका बेस्ड है, क्या होगा, ये होगा पूर्ण घोंसला। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण घोंसला। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग
किस सन में किया गया था? आप में से जितने भी सोशियोलॉजी के लोग होंगे, सोशियोलॉजी वाले जितने भी, सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के जितने भी लोग हैं, उन सभी को ये पता होगा क्या कि ये कब किया गया था? 1832 में, 1835 में, 1838 में या 1840 में? तो सभी को पता होगा कि जो आपके फ्रांसीसी जो विद्वान थे, यानी कि जो आपके फ्रेंच थिंकर थे, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट अगस्त कॉम्ट को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इन्हीं ने 1838 में जो आपका सोशियोलॉजी वर्ड है ये दिया था, ठीक है। सबसे पहले जो समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग है ये 1838 में अगस्त कॉम्ट ने किया था, और अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? एनाल्जेसिक का, एंटीसेप्टिक का, एंटासिड का या एंटीबायोटिक का? तो किस प्रकार की दवाओं को किया जाता है? तो ये है आपका एंटासिड, ठीक है। जो एंटासिड दवाएं हैं इनका प्रयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया? इनमें से किसने? रोनाल्ड रॉस ने, पैट्रिक मैनसन ने, चार्ल्स जॉनसन ने या चार्ल्स लेवरिन ने? किसने प्राप्त किया था नोबेल? तो ये आपका प्राप्त किया था ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। क्या ऑप्शन है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रॉस, ठीक है। देखिए रोनाल्ड रॉस ने कब? 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की थी, तथा ये बताया था कि जो मलेरिया रोग है इसका वाहक मच्छर है, और इसके लिए इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। देखिए 2 सन है, इन्होंने खोज कब की थी? 1887 में, ठीक है, और इनको नोबेल कब मिला था? 1902 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रभावी संचार के लिए क्या बाधाएं हैं? नैतिककरण, पूर्वग्राही होना और सांत्वना की टिप्पणियां। बी है आपका संवाद, सारांश और आत्मसमीक्षा। सी है आपका सरल शब्दों का प्रयोग, या डी है आपका नेत्र संपर्क। आपसे पूछा है प्रभावी संचार के लिए क्या बाधाएं हैं, ठीक है। तो प्रभावी संचार के लिए देखिए आपका क्या? नेत्र संपर्क, भाई आई कांटेक्ट। तो आई कांटेक्ट अगर होगा उससे तो जो संचार है वो प्रभावी बनेगा ना, वो प्रभावी संचार में बाधा थोड़ी ना बनेगा। सरल शब्दों का प्रयोग, ये भी क्या है? ये भी प्रभावी संचार के लिए जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई आपसे एडवाइस लेने आया है, ठीक है, और आप उसको ऐसी ऐसी एडवाइस दे कि जो उसके सर के ऊपर से निकल जाए, तो ये तो आपका प्रभावी संचार या प्रभावी कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये नहीं आएगा। तो किसी भी कम्युनिकेशन में सिंपल जो वर्ड्स हैं उनका यूज करना, ये आपकी कम्युनिकेशन को बेटर बनाता है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। संवाद, सारांश और आत्मसमीक्षा, भाई ये भी प्रभावी संचार के क्या हैं? माध्यम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन देखिए नैतिककरण, पूर्वग्राही होना और सांत्वना की टिप्पणियां, देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, यह है पूर्वग्राही होना। यानी कि अगर आप किसी से कम्युनिकेशन में हैं किसी से, और आपके मन में उसके लिए पहले से ही चीजें भरी हुई कि वो ऐसा है, ये ऐसा, या कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी बात है, उसके लिए अगर आपके मन में पहले से चीजें हैं, तो आप उससे वो इफेक्टिव लेवल पे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, या एक दूसरे को वो एडवाइस या आप कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाएंगे। तो इसमें प्रभावी संचार के लिए जो आपकी बाधा होगी वो क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नैतिककरण, पूर्वग्राही और न होना और सांत्वना की टिप्पणियां। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका परामर्श के सिद्धांत कौन से हैं? स्वीकृति का सिद्धांत, संचार का सिद्धांत, सहानुभूति का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी? तो देखिए जो आपके परामर्श के सिद्धांत हैं वो ये तीनों ही हैं। स्वीकृति का सिद्धांत भी आपका परामर्श का सिद्धांत है, संचार का सिद्धांत भी और सहानुभूति का सिद्धांत भी। देखिए ये आपके 3 दिए हुए हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि परामर्श के सिद्धांत कितने हैं, ठीक है। तो जो आपके प्रमुख परामर्श के सिद्धांत हैं
5 आपके प्रमुख परामर्श के सिद्धांत है। ठीक है, कितने हैं जो परामर्श के सिद्धांत है, ये प्रमुखता 5 हैं। कौन कौन से? 3 तो इसमें आपके लिखे हुए हैं। एक स्वीकृति का सिद्धांत, दूसरा संचार का सिद्धांत, तीसरा सहानुभूति का सिद्धांत। तो जो आपका चौथा है वो है गोपनीयता का सिद्धांत, और जो 5वां है वो है व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो ये पांचों सिद्धांत भी आप याद रखिएगा कि जो आपके परामर्श के सिद्धांत है ये 5 होते हैं: स्वीकृति का, संचार का, सहानुभूति का, गोपनीयता का और व्यक्तित्व का सिद्धांत। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ के सहयोग से वर्ष 2001 में दुलार परियोजना भारत के किन राज्यों में शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश बिहार में, बिहार झारखंड में, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में? तो कब यूनिसेफ के द्वारा 2001 में दुलार परियोजना भारत के किन राज्यों में शुरू की गई थी? तो ये आपकी शुरू की गई थी ऑप्शन नंबर बी, बिहार और झारखंड में। ठीक है, देखिए यूनिसेफ के सहयोग से बिहार और झारखंड की सरकारों द्वारा चुने हुए जिलों में कुपोषण, शिशु मृत्यु और खराब मातृत्व स्वास्थ्य को रोकने के लिए दुलार परियोजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR कितनी है? 207, 211, 206 या 215? तो देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है इसके आंकड़ों के अनुसार जो वर्तमान में मातृ मृत्यु दर है, ठीक है, ये कितनी है? ये है आपकी 211, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह एसिम स्टेनर निम्नलिखित संगठनों में किसके प्रशासक नियुक्त किए गए हैं? UNEPA के, UNDP के, UNEP के या UNO के? तो जो आपका असीम स्टेनर है, ठीक है, ये किसके अभी प्रशासक नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं आपका UNDP के प्रशासक। ठीक है, UNDP का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का। इसके बाद से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो से। लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेड क्रॉस समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, किसके प्रथम अध्यक्ष? भारतीय रेड क्रॉस समिति के। देखिए इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारतीय रेड क्रॉस समिति है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो जो भारतीय रेड क्रॉस समिति है इसकी स्थापना की गई थी आपकी 7 जून 1920 को। ठीक है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 7 जून 1920 को की गई थी और उस समय इसमें केवल 55 सदस्य थे। ठीक है, जो 55 सदस्य थे वो इसमें नियुक्त किए गए थे। और क्या आपसे पूछा है, इस समिति के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे सर मैल्कम हेली। ठीक है, कौन थे? ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, सर मैल्कम हेली। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है? 2-3 पॉइंट्स। इसमें आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो समिति थी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी आपकी 7 जून 1920 को और स्थापना के समय इसमें केवल 55 सदस्य नियुक्त किए गए थे। और इस समिति के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे आपके सर मैल्कम हेली। ठीक है, तो इसी के साथ आपके 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट अब हमारे इस बुक के हिसाब से सिर्फ 3 प्रैक्टिस सेट बचे हैं जो आपको 2-2 वीडियो करके एक दिन में दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस देखिए वीडियो, इस पूरी सीरीज को देखिए और अगर आपको लगता है कि आप देखकर याद रख सकते हैं तब कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपको अभी लग रहा है कि आप याद रख सकते हैं लेकिन एग्जाम तक जाते जाते आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं, आपको कंफ्यूजन हो जाती है 2 या उससे ज़्यादा ऑप्शंस में। तो क्या करिए, उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स अपने छोटे छोटे बनाते जाइए जो आपको लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।